सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं। केदारनाथ की ऊंचाइयों तक पहुंचना एक जीत थी, मगर उस जीत ने एक सच समझा दिया। सफ़र का अंत मंजिल पर नहीं होता, वापस उतना ही कठिन रास्ता होता है जितना हम हौसले से चढ़कर आए थे। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ऊपर जाना मुश्किल और नीचे लौटना ज़रूरी। तो केदारनाथ में स्पर्श दर्शन करने के लिए हम लोग सुबह के या कह ले रात के 2 बजे लाइन में लग चुके हैं, ताकि सुबह के 7-8 बजे तक हमें स्पर्श दर्शन हो सके। तो सुबह के 8 बजे दर्शन से फ्री होने के बाद माता जी के याद दिलाने पे एक बड़े से कैन के अंदर पानी लेके निकलते हैं, इस सारे व्यू को अपनी आंखों में कैप्चर करने के साथ ही। आते वक्त थकान के चलते इस व्यू को देख नहीं पाए थे, पर हेलीकॉप्टर को इतना पास से देख के बहुत अच्छा लगा। इसकी फुल डिटेल मैंने अपने लास्ट वीडियो में दे रखी है। इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी 5 से 6 पैसेंजर्स की होती है, जो एक बार में आके उतारता है और वापस लेके भी जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग ट्रैक पे आ चुके हैं। फ़िलहाल वो ट्रैक है मेन ट्रैक जिससे लोग आ और जा रहे हैं, लेकिन हमने रास्ता चेंज किया शॉर्टकट लेने के लिए जल्दी पहुंचने की वजह से। और ये बिल्कुल पथरीला रास्ता है, तो इसके लिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पाँव बिल्कुल फिट है तो ही इस रास्ते पर आए, क्योंकि ये आपके लिए रिस्क बन सकता है। तो अभी हम लोगों को इस रास्ते पे जाना है। देखिए आप, ये नीचे घाटी की तरफ जा रहा है। अब डिसीजन ले तो लिया है, पर जाना है या नहीं जाना ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अभी कन्फ्यूज़न हो गया है कि हमें इस रास्ते से जाना है या नहीं जाना, पर हम तो लड़के हैं और ये सिचुएशन वही हो गई है कि हमारे सामने थे 2 रास्ते, एक आसान और एक मुश्किल रास्ता, और हमारे दिमाग में भरा है भूसा और हमें करना है एडवेंचर। और इसीलिए हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया है कि हम जाने वाले हैं इसी घाटी वाले रास्ते से नीचे होकर के एडवेंचर करते हुए। पता नहीं नीचे जाके कितना गहरा होने वाला है, पर हम लोग इसी रास्ते से निकलेंगे। अब इनका ज़्यादा नहीं होगा, हाइट यहाँ पर है इस जगह पर। सभी के मन में बहुत सारा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे बहुत गहरी खाई है और इधर जाने के लिए बहुत कम लोग निकल रहे हैं। बस कुछ लोगों को देख करके हम लोगों का भी मोटिवेशन आया कि हम भी इस रास्ते से निकल सकते हैं। बद्रीनाथ निकल रहा है इससे आगे। बद्रीनाथ के बाद बढ़िया, हमें चैलेंज है वो। तो अच्छी बात है ना, चैलेंज लिया हुआ है। चैलेंज है वो, अपने आप में चैलेंज लेना अच्छी बात है। तुंगनाथ का भी प्लान चल रहा है। जो आदमी चैलेंज नहीं लेता वो कोई अच्छी बात नहीं करता अपनी लाइफ में। ये तो लाइफ में चैलेंज लेनी है हरी भाई, ये तो है हरी भाई, हरी भाई। चलिए भैया, ऐसे ट्रैक अच्छा ले लिया अपन ने। अक्टूबर के महीने में आने की वजह से ये हमारे लिए बड़ा ही कंफर्टेबल ट्रैक रह रहा है, क्योंकि इसमें बर्फ़ के पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा और सूरज की तेज़ धूप दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके हमारे लिए बहुत ही ट्रैक को इजी बना रहे हैं। और यही अगर हमने बारिश के दिनों में या मानसून में आकर के किया होता तो ये सब करना इतना आसान नहीं होता, पर जो भी हो करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये रास्ता काफ़ी पथरीला है, तो इसे सावधानी से करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 3 घंटे तक घाटी में ट्रैक करने के बाद फाइनली अभी हम लोग मेन ट्रैक पे आ चुके हैं। इस बीच में हमारे एक दोस्त विजय भाई का पाँव थोड़ा सा मुड़ गया है, फिर भी इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ ट्रैक को पूरा किया। अभी लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक और बच रहा है, और नीचे उतरते उतरते हमें बच चुके हैं 8। और रात में यहाँ पर लाइटिंग का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, तो आपके लिए सेफ़ रहेगा अपने साथ में कोई टॉर्च या मोबाइल के लिए फ्लैश लाइट्स ऑन रखें, क्योंकि यहाँ पे अभी तो सूखा है, फिर भी पथरीले रास्ते में चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल पानी पानी होता है, जो कि काफ़ी रिस्की हो जाता है। फाइनली हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं और आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। तो अगला दिन शुरू हो चुका है और आज हम लोग जा रहे हैं वापस ऋषिकेश। बहुत ही सुंदर सफ़र रहा हमारा ये केदारनाथ का, जिसके अंदर हमने बहुत सारी यादें अपने साथ में समेटे हुए हम निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। हम जब यहाँ आए थे तो रात के टाइम पे आए थे, जिस वजह से इन नज़ारों को हम लोग देख नहीं पा रहे थे, पर अभी दिन के टाइम पे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो ये नज़ारे बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं।
2.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद दिन के बज चुके हैं 11 और हमें लगा ये बहुत तेज़ भूख। ब्रेकफास्ट नहीं करने की वजह से अभी हम लोगों ने स्टॉप लिया है यहाँ पे एक बहुत प्यारे से रेस्टोरेंट पे, जो कि बिल्कुल पहाड़ के कॉर्नर पे बना हुआ है। और यहाँ ऊपर से इसके आप व्यू देखिए, पहाड़ों को चाहे कितना ही देखो मन नहीं भरता है। और वहाँ बर्फ़ के पहाड़ में वहाँ बैठे थे हमारे भोलेनाथ, जिनके दर्शन हम करके आए हैं और अगली बार फिर हमें वहाँ जाना है। 1 घंटे जी। भगवान आपकी यात्रा को सफल रखे और आप भी आना, सेवा का मौका देना हमें। यहाँ ये क्यूट से कपल के हाथों से बने घर के खाने को खाकर हमें भी घर की याद आ चुकी है। तो अब हम निकलते हैं घर के लिए, पर रास्ते में बचे कुछ पॉइंट्स जो हमने छोड़ दिए थे, थोड़ा थोड़ा उन्हें भी देखते हुए चलेंगे। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है ये धारी देवी का मंदिर, जो लगभग सोनप्रयाग से पड़ता है 95 किलोमीटर। अपने बाइक्स को पार्किंग में लगा के अभी हम लोग चलते हैं मंदिर को देखने के लिए। और ये है धारी देवी मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, जो कि लगभग 200 कुछ सीढ़ियाँ हैं और 1 किलोमीटर का ये रास्ता है। इसको पूरा करने के बाद आप पहुँच जाते हैं नीचे धारी देवी के मंदिर के सामने। माँ धारी देवी के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम की सुरक्षा करती है और ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित एक प्राचीन शक्तिपीठ है। इसे 2013 में आई हुई उस बाढ़ से भी जोड़ा जाता है, जब कोशिश की गई थी इस मंदिर को ऊपर ले जाने की, जिस वजह से वो बाढ़ आई थी और उत्तराखंड में तबाही मची थी, जिस वजह से ये मंदिर आज भी यहीं स्थित है, इसे छेड़ा नहीं गया। लगभग 2 बजे हम लोग बाइक स्टार्ट करके यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से बाइक मैंने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि जैसा कि मेरा टारगेट था कि मुझे इस राइड के अंदर अपने पहाड़ों में ड्राइव करने का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि ये इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे कम एक्सपीरियंस वाला पर्सन मैं ही हूँ, जिसके लिए इतनी लंबी राइड ये रही है और ट्रैक रहा है। तो अभी हमें शाम को 5 से 6 बजे तक लगभग कैसे भी देवप्रयाग तक पहुंचना है, ताकि हम ऋषिकेश टाइम से पहुंच सकें। तो इस बीच में इन पहाड़ों में घूमते हुए थोड़ा अपने बारे में बात कर लेते हैं। ये लगभग एक अपने सपने को जीने जैसा ही है, जैसा कभी मैंने सोचा था और हर एक आम लड़का सोचता है। तो बस इस एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, ताकि आगे फिर से हम इस चीज़ को कर पाएँ। तो भैया बात ऐसी है कि घर से निकलने से पहले एक डर था मन के अंदर कि यार इतनी लंबी राइड कैसे करेंगे, पर आज जब ये कर ली है तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगली राइड फिर से कब करनी है। तो बस ऐसा है कि एक बार कोशिश करनी होती है, चीज़ें आसान है सोचने में। हम जब इतना दूर से सोचते हैं तो लगता है कि ऐसे कैसे जाया जाएगा इतना दूर, पर ये सब इतना मुश्किल नहीं है अगर आप करना चाहते हो तो अब भी सोच लिया है कि अपनी राइड्स कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये पहली राइड थी और आखिरी तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी आप लोग भी मेरी राइड में मेरे साथ जुड़ जाइए और नई नई राइड्स करेंगे, नई नई जगह चलेंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक भी कर देना। और अगर मन में कोई बात आए तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं सीधे देवप्रयाग में। तो ठीक है दोस्तों, अपन देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और मेन रोड से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद हम संगम तट पे पहुंचेंगे और टाइम हो चुका है शाम के 5:30। तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं। यहाँ एक तरफ से तो आ रही है अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ से आ रही है भागीरथी नदी, और ये दोनों नदियों में पानी का कलर बिल्कुल डिफरेंट है। एक में ग्रीन कलर का पानी है और एक में थोड़ा ब्राउनिश टाइप का पानी है। ये दोनों आपस में मिल करके आगे जाते हैं और यहीं से इन नदियों को नाम मिलता है गंगा नदी, और इनका कलर बिल्कुल मैच आपस में मिक्स होने के बाद में डिफरेंट हो जाता है। ये भी अपने आप में देखने लायक जगह है। हर किसी का ड्रीम है एक टाइम पे यहाँ पे पहुँचना। हम लोग पहुँचे हैं, बहुत लकी हैं। वैसे तो इस ट्रिप में हमारी टाइमिंग बहुत परफेक्ट रही है। सोचा था हरिद्वार या ऋषिकेश में गंगा आरती देखेंगे, पर पता नहीं था कि इस तरीके से देवप्रयाग में गंगा आरती देखने को मिलेगी। और हम लकी रहे कि हम केदारनाथ में भी शाम की आरती देख पाए और यहाँ भी देखने को मिलने वाली है।
देश के बढ़ते नौजवानों, इस आरती के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि धार्मिक यात्राएं बोरिंग नहीं होती है। बस यात्रा करने का तरीका आप अपना खुद का पसंद कीजिए, उसके बाद आप इन सब जगहों की स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर पाएंगे। संगम स्नान और गंगा आरती करने के बाद यहाँ अभी टाइम हो चुका है रात के 9 और अभी हमें ऋषिकेश के लिए निकलना है, जो कि लगभग 70 किलोमीटर के आसपास अभी बचा है हमारा। और अब है पूरा नाइट का ट्रैवल। सोचा नहीं था कि नाइट में ट्रैवल करना पड़ेगा, पर लेट होने की वजह से अभी हमें सेफली नाइट में ड्राइव करना पड़ेगा। ये भी मेरी एक्सपीरियंस का एक पार्ट रहा है कि कभी इस तरीके से पहाड़ों में रात को गाड़ी चलाने को मिलेगी नहीं मिलेगी, पर सीख लेते हैं, सफ़र है तो सीखना तो बनता है। तो मेरे राइडिंग पार्टनर की प्लेलिस्ट को एंजॉय करते हुए अंधेरी पहाड़ियों से हम पहुंच चुके हैं अभी ऋषिकेश, और नाइट स्टे आज का यहाँ होगा और कल हम जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो डे 5 की मॉर्निंग हो चुकी है और टाइम हो गया है सुबह के 11 और अभी हम लोग हैं फिर से उन्हीं पक्की शहरों की सड़कों पर। यार कुछ भी कहो, क्या राइड थी, मन में आया और निकल गए और पूरा करके आज वापस भी जा रहे हैं। सच में कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा। हाँ, हमेशा मन में था कि ये सब करना है, पर कॉन्फिडेंस और बैकअप नहीं होने की वजह से नहीं किया, पर आज फिर भी आई डिड इट। दोस्त, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। पहली लॉन्ग राइड थी, निकले जीरो एक्सपीरियंस और थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में थे, और अब वापस जा रहे हैं एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ कि अब अगले किस राइड पे और कब निकलना है वो मुझे आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वाली राइड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना और जुड़े रहो चैनल पे, ताकि हम अगली लॉन्ग राइड्स को साथ में एंजॉय कर पाए। थैंक यू दोस्तों। जो कंफर्ट जोन में रुक जाते हैं वो कहानियों में कभी नहीं लिखे जाते। कहानी उनकी बनती है जो थोड़ा उलझ कर, थोड़ा गिर कर, फिर उठ कर आगे बढ़ के जिद रखते हैं। सफ़र हमेशा मंजिल से बड़ा होता है, क्योंकि रास्ते ही सिखाते हैं कि तुम हो कौन और बन क्या सकते हो। केदारनाथ की हवा ने एक बात समझा दी कि ऊपर पहुंचना मुश्किल था, पर वापस उतरना ज़रूरी, क्योंकि हर सफ़र तुम्हें वापस एक नए तुम तक ले आता है। हर हर महादेव।